What defines an unknown aspirant? It's not just the name, it's the discipline, the late night sessions, and the hunger for that seat or uniform. Welcome back to the unknown aspirant. I am Chris. Today is day 2 of our 15-day physics mission, where we are crushing work power energy and circular motion. No excuses, no distraction, just pure focus. Let's dive into today's concept and get one step closer to our goal. Don't forget to subscribe the journey at Unknown Aspirant Study. Let's begin. First chapter, that is work power energy, and there is the topics over here. This is the topics that we are covering in this chapter. So let's begin. First, work done. First, work done. वर्क डन क्या होता है? सिंपल, वर्क को ही वर्क डन कहा जाता है। बस शर्त ये होना चाहिए, अगर आपका फोर्स कांस्टेंट हुआ तो उस केस में आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस, यानी एफ एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। इट मीन्स फोर्स इनटू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर फोर्स आपका फंक्शन ऑफ एक्स हुआ तो इस केस में आप फोर्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम x1 से x2। यहाँ पे x1 x2 पता है ना, फाइनल और इनिशियल पोजीशन को डिनोट कर रहा है। एरिया अंडर, ये जो है इसका मतलब ये है कि एरिया अंडर फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये चीज़ जो लिखा है वो एरिया अंडर ग्राफ लिखा है। चलो, अगर आप एरिया अंडर कर्व पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हुआ तो पहले मैं एक्सेलरेशन को आप फंक्शन ऑफ फोर्स के टर्म्स में लिखूंगा, जो कि ऐसे आएगा, और इसको एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अगर dx मैं पुट करूँगा तो मुझे वेलोसिटी ऑफ, मतलब इसको जब ये dx इज इक्वल टू एफ, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन को इसमें तोड़ा। ठीक, बढ़िया। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dt। ओके, तो इसको मैं dt को उधर भेज दिया तो यहाँ पे एफ टी अपॉन dx हो गया, और यहाँ से आप वर्क डन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t1 से t2। उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब 90% ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से ही पूछे जाते हैं, वर्क पावर एनर्जी के। तो समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। वर्क डन, नेट वर्क डन, मैं तो ये याद रखता हूँ कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल द फोर्स। वर्क डन बाई ऑल द फोर्स को ही नेट फोर्स कहेंगे ना, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वैसे ही नेट वर्क डन इज इक्वल टू, नेट वर्क डन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। नेट वर्क डन अगर इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। अब यहाँ से देखो कि वर्क कैन बी ड्यू टू द वेरियस फोर्सेस, मतलब बहुत सारे फोर्स के चलते आपका वर्क आ सकता है। सबसे पहले आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। दूसरा आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। आगे जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बात किया था फ्रिक्शन के बारे में, अगर आपको चाहिए तो फिर पीछे वाला वीडियो देख लेना, या फिर आगे देखा जाएगा। फिर आता है एक्सटर्नल एजेंट, जैसे अगर पर्सन बेचारा फोर्स उठा के लेके जा रहा है कोनो चीज़ को तो वो भी होता है, या फिर अगर बोले टेंशन और नॉर्मल, ये सारे के सारे ऐसे फोर्स होते हैं जिनके चलते वर्क किया जा सकता है। आ जाओ नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल देख लो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स का मतलब हुआ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स मतलब वर्क डन बाय इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय नॉर्मल कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कभी कभी ये भी देखने के लिए मिलता है कि वर्क डन बाय
इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। फिर तीसरा आता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या हुआ, अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आपका जीरो हुआ तो उस केस में, और वर्क डन एक्सटर्नल भी आपका जीरो हो गया, तो उस केस में आइदर दे आर प्रेजेंट एंड देयर वर्क डन विल बी जीरो, आइदर दे आर एब्सेंट और देयर वर्क डन विल बी जीरो। तो उस केस में आपका जो ये चीज़ देखने के लिए मिलता है, ऐसा फॉर्मेट कि जीरो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज ज़ीरो। जैसे कि आप देख सकते हो, टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, इस दोनों के समूह को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा। और फिर बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, तो यहाँ से हम लोग निकल के आता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सॉल्यूशन वेयर वर्क डन विल बी जीरो। ऐसा जगह भी होता है जहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे कि यहाँ पे बस थोड़ा सा धक्का दे दो, ये फिसल के आएंगे महाराज, आएंगे और यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नॉर्मल जो है आपका परपेंडिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में आपका वर्क डन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बात करते हैं इस केस के बारे में कि बता दो यहाँ पे क्या होगा। तो चूंकि टेंशन perpendicular to instantaneous displacement of Bob, that's why work done by the tension will be zero in this case. अच्छा, h is a height of center of mass. h height से center of mass यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी का ही ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखना पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है h हाइट ऊपर mgh हो जाता है। अगर वही ग्रेविटेशनल फील्ड्स में इंटरनल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ G m1 m2 अपॉन r होता है। याद रखना r स्क्वायर मत समझ लेना। फिर आता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स में स्प्रिंग के अंदर पेट में एनर्जी जो होती है हाफ kx स्क्वायर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्या होता है, U इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R होता है। और याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये होता है ना, इसको साइन के साथ पुट किया जाता है। फिर आता है आगे डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज इंटरनल एनर्जी डाइपोल का क्या होगा, नेगेटिव ऑफ P डॉट E, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, याद रखना दिमाग में। फिर आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेट इन V, ये B जो होता है बार मैग्नेट को डिनोट करता है। तो ये जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m डॉट b। आगे आते हैं इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक के लिए क्या होता है, इलास्टिक के लिए इंटरनल एनर्जी जो होता है ये चीज़ देखने के लिए मिलता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो ये सारे के सारे आपको पोटेंशियल एनर्जी दिमाग में होने चाहिए। फॉर्मूले, हाउ टू राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल स्टेप है। अगर एक बंदा है, एक पहाड़ से नीचे कूद रहा है, फिर से यहाँ पे आया, फिर से ऐसे जा रहा है, तो सबसे पहले समझ लो कि यहाँ से उसने h हाइट नीचे गया है, h हाइट वो नीचे गया है। तो उस केस में आपका जो है इफ A से B के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ GH हो जाएगा। क्यों हुआ नेगेटिव, क्योंकि नीचे जाने पर हम लोग नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं किसको, हाइट को। हाइट अगर ऊपर जाता तो हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, हाइट तो नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, लेकिन हाइट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, माय बैड। तो फिर ग्रेविटेशनल को ले रहे होंगे। और B से A के केस में हाइट बढ़ रहा है, इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। होप आप समझ रहे होंगे। B वाले केस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो कि आप एक स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से ज़्यादा खींच रखे हो। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। तो फ्रॉम x1 से x2 पे आपका इंटरनल एनर्जी लिखना क्या होगा, वो लिखोगे आप हाफ kx स्क्वायर माइनस हाफ kx1 का स्क्वायर, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। जैसे इसको ऐसे लिख लो ना, हाफ kx फाइनल माइनस x इनिशियल। याद रखना k जो है वो आपका स्प्रिंग प्रॉपर्टी है। इसके बारे में डेप्थ में पढ़ना होगा तो वो तुम्हें SHM में पढ़ने के लिए मिलेगा।
चलो तीसरे नंबर चैप्टर में आता है। तीसरा नंबर केस क्या है कि एक मास रखा था और अचानक से फूट गया, एक M1 मास में एक M2 मास में। तो तुम्हें बताना है A से B के बीच में इंटरनल एनर्जी इज व्हाट। ठीक है, ये फिक्स था नहीं, ये समझ गया, सॉरी, ये केस ऐसा नहीं था। ये केस ऐसा था कि एक प्लेनेट है, ये प्लेनेट इसके ऊपर कितना इंटरनल एनर्जी अप्लाई कर रहा होगा, इसके ऊपर कितना इंटरनल एनर्जी अप्लाई कर रहा होगा। तो इंटरनल एनर्जी का हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Gm1m2 अपॉन R2 का स्क्वायर। सबसे पहले बड़ा वाला, उसके बाद नेगेटिव, फिर नेगेटिव Gm1m2 अपॉन R1 बोले तो ये वाला डिस्टेंस। होप आप समझ रहे हैं। फिर आता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका जो फोर्स होता है वो 0 हो जाता है और आपका du अपॉन dx विल बी 0। अगर फोर्स 0 तो आपका इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ तो देखो किस किस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकता है। सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ। SHM अगर SHM होगा और साथ ही साथ इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव हुआ तो SHM इज अकर। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हुआ तो इस केस में हम लोग बोल देंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हुआ तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, SHM नहीं होगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका 0 हुआ तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और SHM आपका इसमें भी नहीं होगा। SHM अकर इन ओनली इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट टू बी नोटेड। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। चलो आगे है आपका पावर। पावर एक बेसिक फैक्टर होता है वर्क पावर एनर्जी में। तो सबसे पहले पावर का एवरेज फार्मूला देख लेते हैं। एवरेज पावर क्या होता है, तो चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपका पावर का फार्मूला होता है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस पावर चेंज इन dw अपॉन dt। और इसको और भी बेहतरीन तरीके से लिखना चाहते हो तो F.dr अपॉन dt, क्योंकि वर्क डन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला सबसे पहले ही हम लोग पढ़ा था। और इसको dx अपॉन dt को हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो अगर लिखना भी होगा तो F.v भी लिख सकते हैं। मतलब अगर पावर को लिखना है तो हम लोग पावर इंटू पावर डॉट वेलोसिटी लिख सकते हैं। और इसको अच्छे से लिखना हो तो पावर F.v cos थीटा लिख सकते हैं। तो इतना ही था वर्क पावर एनर्जी में। होप लेट्स बिगिन अनदर सेशन ऑफ। और यहाँ पे आपको कुछ समझने के लिए लिखे तो आप स्पेसिफिक नोट्स बनाना। जैसे कि वर्क पावर एनर्जी में मैं हाफ kx² लगाना भूल जाता हूँ, kx² लगा दिया। अब मैं kx² को ये बार बार लिखना भूल जाता हूँ कि हाफ kx फाइनल माइनस x इनिशियल का होल स्क्वायर। ऐसे लगाया जाता है, मैं हमेशा ऐसे लगाता हूँ। चलो नाउ वी आर मूविंग ऑन सर्कुलर मोशन। लेट्स बिगिन। इतना 16 को टॉपिक्स है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले तो ये देख लो काइनेमेटिक्स इसका क्या होता है। सबसे पहले बेसिक टर्म जान लो कि सर्कुलर मोशन में बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था पीछे, तो उसमें हम लोगों ने स्पीड, टाइम, वर्क डन ये सब उससे खेल लिया। लेकिन अब सर्कुलर मोशन में इंटर कर रहे हैं तो उस केस में आपको इसका अलग अलग चीज़ नोटेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया, ये सारे के सारे चीज़ आपको जान लेना जरूरी होता है। तो चलो शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चेंज इन थीटा से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है हम लोग जैसे डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं ना, वैसे ही ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। रेडियन में इसको नापा जाता है, याद रखना। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट किया जाता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। अगर इसका 2 को पावर में आ जाओ तो एक होता है एवरेज, वर्क डन एवरेज, और एक होता है वर्क डन इंस्टेंटेनियस। तो वर्क डन एवरेज जो होता है वो चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम, और वर्क डन इंस्टेंटेनियस जो होता है वो dq अपॉन dt होता है। अब ये बात याद रखो, अगर मैं इसी को ये लिख दूं कि v एवरेज बता दो तुम, v एवरेज, अच्छा मतलब बता दो कि v कितना होगा। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt लिखते हो,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, तो वही चीज़ तो लिखा है, ये देखो dx अपॉन dt, बस थोड़ा सा कहने का तरीका बदल दिया है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में जानते हो तो इसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। सबसे पहले इसका नोटेशन और सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका यूनिट दिमाग में 100% ही रहना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट जो नोटेशन जो होता है वो अल्फा होता है और इसको हम लोग रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं। बात करते हैं कि ओमेगा अपॉन डी टी, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम, और इसे बहुत ही छोटा अमाउंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्या अल्फ़ा को। और भी अच्छे से लिखना है तो हम लोग इसे ये भी लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। अगर ये ध्यान से देखो तो ये वेलोसिटी अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है। अगर तुम्हें उस नज़र की आंखें हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड ओमेगा। तो वेलोसिटी और ओमेगा में सिंपल रीजन यही होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए। डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। और इसको और भी बेहतरीन लिखा जा सकता है कि अगर डी वी अपॉन डी टी को हम लोग ये बोल दें, क्या डी वी अपॉन डी टी को हम लोग अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल दें, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफाइन ही ऐसे हुआ है कि आप वेलोसिटी का ऊपर जो स्लोप आता है ना, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है, आप जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसके ऊपर ऐसे वेलोसिटी हो जाएगा, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एक एक्सेलरेशन लगेगा उसे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसे हम लोग आर अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अगर कभी भूल जाओ कि भाई क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि दो एक्सेलरेशन यहाँ पे आता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो चलो नेक्स्ट मूव ऑन नॉर्मल एक्सेलरेशन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है सर्कुलर मोशन में आपका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, तो उस केस में आपको बताना है कि आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या बताना है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देख लो, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज हुआ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। चलो नेक्स्ट मूव ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आप एक सर्कल ले लिया, तो देखो ये यहाँ पे समझाया हुआ अच्छे से कि आप एक ऐसा पाथ है, देखो एक ऐसा पाथ है जिसका एक टुकड़ा जो है यहाँ से इसके मैच करता हुआ दिख रहा है, इस सर्कल से इसका एक रेडियस जो होता है मैच करता हुआ दिख रहा है, तो इस सर्कल को आप बाहर निकाल दो, और ये जो सर्कल का रेडियस है वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसके निकालने का एकदम बेहतरीन फॉर्मूला निकल के आता है कि R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर V1 का स्क्वायर। व्हाट इज V1 एंड V2? V1 इज अ वेलोसिटी जब ये पार्टिकल यहाँ पे था, और V2 इज अ वेलोसिटी जब ये पार्टिकल यहाँ पे था। चलो, तो R1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन। अगर बात किया जाता है नॉर्मल एक्सेलरेशन 1, V2 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपन नॉर्मल एक्सेलरेशन 2 का नॉर्मल एक्सेलरेशन 2। हियर नॉर्मल एक्सेलरेशन 1 एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन 2 आर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी 1 एंड वेलोसिटी 2। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें आपको ये नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, आपको dx दे दिया, इस मतलब कि कभी कभी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में खेलने के लिए दे देता है, तो उस केस में आपको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो ये डरावना फॉर्मूला याद रखना होगा। डरावना फॉर्मूला क्यों? देखो, अगर आपका पार्टिकल अगर x1 और y1 के डायरेक्शन में है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, dx अपॉन dy का स्क्वायर। लेट मी रिपीटेड, 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर का मॉड फ्रॉम इंटीग्रेट x1 y1 वैल्यू पुट कर देना होगा यहाँ पे। ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दो डायरेक्शन में हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बी ए
अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो ओमेगा वी ए अभी भी होगा, लेकिन अब इस केस में आपका जो रिलेटिव होगा, वेलोसिटी रिलेटिव हम लोग लिखते हैं, तो वी वी माइनस वी ए अपॉन आर। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? आ जाओ, तुमने एक फॉर्मूला याद किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और तुम्हें ओमेगा चाहिए तो तुम क्या लिखोगे? v अपॉन आर लिखोगे। बस इसी के ऊपर तो बेस है, देख लो, दिख रहा है? हाँ। तो इस केस में अगर तुमको रिलेटिव मतलब वही रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a अपॉन आर कर दो। या फिर अगर बात करना है तो वेलोसिटी ऑफ, इस केस में अगर देखा जाए तो आपका ओमेगा जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ v प्लस वेलोसिटी ऑफ a अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको एक ऐसा है जो ऐसे वेलोसिटी से जा रहा है, एक ऐसा जो ऐसे वेलोसिटी से जा रहा है, तो बीच का रेडियस r है, तो आपको बताना है ओमेगा बी ए क्या होगा। तो उस केस में आप बस इसके याद रखना, क्या परपेंडिकुलर वाला हमेशा तोड़ना, ना ही पैरेलल वाला। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, पैरेलल के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर वाला चीज़ तोड़ोगे तुम, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ओमेगा वेलोसिटी v का साइन थीटा लोगे, वेलोसिटी a का साइन थीटा लोगे, और चूंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ऑपोजिट सेंस में नहीं है, तो घटाओगे और अपॉन r कर दोगे। चलो, यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस केस में आपका ओमेगा 0 होना चाहिए, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होना चाहिए, अल्फा 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होगा वो v स्क्वायर अपॉन r या फिर r ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपका ओमेगा जो होगा आपका कांस्टेंट नहीं होगा, साथ ही साथ स्पीड और डायरेक्शन विल बी चेंज, बोथ चेंजेस होगा, स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंजेस होंगे, और साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन निकलेगा उसका अगर नेट एक्सेलरेशन चाहिए तो हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आर अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं, और नॉर्मल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर अपॉन आर से डिनोट करते हैं। अल्फा यहाँ पे 0 नहीं है, शुरुआत में ही बता दिया था। तो ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे कि देखो, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल आपका फैन हो जाएगा। यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल बता दो। यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल आपका पता नहीं किस रूप में आके, जब पंखा जो होता है नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा चलने लगता है और एक फिक्स स्पीड के बाद रुक जाता है और उतने ही स्पीड में चलते रहता है, तो उसे वो होता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। जैसे कि आप वहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो था काइनेमेटिक्स का पढ़े थे ना कल, वैसे ही यहाँ पे भी 4 इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बस सूरत बदल गया है इन लोगों का। जैसे v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये चीज़ लिखा हुआ है, देख लो अगर मैंने जो पढ़ा है और यहाँ पे जो लिखा है क्या गलत है, कमेंट में बताओ तुम लोग। चलो नेक्स्ट जो है वो आपका, इफ़ अगर ओमेगा इनिशियल और अल्फा आर इन सेम सेंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें पॉजिटिव लेना होगा। अगर अपोजिट सेंस में है तो ओमेगा इनिशियल तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अल्फा आपका नेगेटिव रहेगा, रिटार्डेशन होगा। जैसे कि फैन को स्विच ऑफ करते हैं तो रिटार्डेशन देखने के लिए मिलता है। बी केयरफुल अबाउट द साइन एंड यूनिट। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे यूनिट जो होता है आरपीएम होता है। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी अगर 50 आरपीएम लिखा है तो 50 इंटू 22 पाई अपॉन 60। चलो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। ओमेगा जो होगा आपका डी थीटा अपॉन डी टी अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, या फिर वी डी वी अपॉन डी एक्स होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल होगा कि आपका एक्स जो अल्फा जो है आपका, ये है एग्जाम्पल। यार 1 सेकेंड के लिए पॉज करता हूँ, देख लो। चलो नेक्स्ट आपका जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। एफ नेट एक्सटर्नल जो होगा आपका वो 0 हो जाएगा। एफ नेट एक्सटर्नल जो होगा
वो मास इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मास इंटू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जी इसे हम लोग mv²/r लिखते हैं। तो अब देखो केस देखो इसका, अगर आप कोई पाथ जो है ग्रेविटी, यहाँ पे ये अपना प्यारा सा अर्थ है और एक प्लैनेट जो है इसके अराउंड गोल 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 घूम रहा है, तो फोर्स ऑन द ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो फोर्स ऑन ग्रेविटी जो होगा mv²/r हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो, अगर ग्रेविटी का फोर्स जो होगा Gm1m2/r², और यहाँ पे mv²/r लिख दोगे, और यहाँ से तुम वेलोसिटी इसका निकाल सकते हो कि कितने की वेलोसिटी से ये घूम रहा था। और बात करते हो कि एक नॉर्मल एक रस्सी है जिसे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली घुमा रखा है, तो बता दो उस रस्सी के ऊपर, मतलब उस रस्सी के ऊपर टेंशन कितना आएगा, तो वो भी mv²/l। यहाँ पे जो ये रस्सी का लेंथ होगा वो l होगा, या फिर अगर रस्सी को r करना चाहते तो r हो जाए, या फिर एक्सेलरेशन का बस फॉर्म बदलता जा रहा है m⍵²l। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट आपका ये क्या कहते हैं, ये चीज़ है बॉब को पकड़ के ऐसे वेलोसिटी इधर दे दिया, फोर्स नीचे लग रहा है, तो उस केस में टेंशन माइनस mg=mv²/l हो जाएगा। नेक्स्ट कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है कि आप ऐसे पकड़ लिए हो, इसको गोल 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 घुमा रहे हो, तो उस केस में आपका कोनिकल पेंडुलम के केस में आप इन सभी सवालों को करने का बस एक ही ब्रह्मास्त्र है। क्या है? सलीम सर का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र वो है कि सारे फोर्सेस को उसके परपेंडिकुलर तोड़ लो। दूसरा, सारे फोर्सेस को परपेंडिकुलर तोड़ लो और सेंटर पता कर लो। तीसरा, सेंटर पता कर लिया, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा दो। और बस, और सारे फोर्सेस का देख लो, एनालाइज कर लो, वैसे ही होगा। तो ये कोनिकल पेंडुलम उसी का केस है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने के लिए आपको क्या मिलेगा कि आपको ये जो t sin थीटा है, और ये जो t sin थीटा आपके सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स है, बहुत बढ़िया। और ये जो है आपका परपेंडिकुलर टूट जा रहा है और इधर कोई फोर्स नहीं है, तो t sin थीटा जो होगा वो क्या होगा, mv²/r के बराबर होगा। वही बात हो जाएगा t cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो mg के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करते हो तो आपको ये निकल के आता है कि tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। आगे आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ नहीं है, आप जैसे एक रस्सी है, ऐसे पकड़ के बंदा ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा था ना, इसके ऊपर एक बंदे को खड़ा कर दो, इसके हिसाब से ये पार्टिकल हमेशा, ये रस्सी जो है हमेशा रेस्ट पे है, तो इसके लिए टेंशन जो होगा mv²/r हो जाएगा। Here mv²/r is a centrifugal force which is a zero force। ठीक है, चलो। Dynamics of vertical circular motion। Particle along the circular path in a vertical plane, it's y। अगर आप देखो यहाँ से आप लगा सकते हो ये चीज, वेलोसिटी ऑफ v, वेलोसिटी यहाँ पे mg हो जाएगा, नीचे इधर वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस केस में क्या करोगे, अगर यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले इतने बड़े चीज को देखोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहला केस है कि इसको इतना दूर तक तोड़ दो, और देखो यहाँ पे आपका मास जो है आपका नीचे ग्रेविटी खींच रहा है, फोर्स, इधर वेलोसिटी है। कुछ क्षण बाद इसका जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ पे होगा वेलोसिटी ऑफ v, और यहाँ पे जो होगा mg cos थीटा हो जाएगा। तो उस केस में अब देखो टेंशन हुआ, टेंशन इज माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r। पहला कंप्लीट। दूसरे के केस में देखते हैं, तो टेंशन एट b माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ v। वेलोसिटी ऑफ v जो क्या होगा, mv²/r हो जाएगा। और यहाँ से जब तुम लगाते हो क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ से देखने के लिए मिलता है कि वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई ये इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से हमने ये चीज़ पाया। फिर तीसरा नंबर यहाँ पे आया, तो तीसरा नंबर पे देखा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी ऑफ c, और यहाँ पे जो टेंशन था अगर निकाला तो यहाँ से देखो टेंशन
माइनस, अगर देखोगे तो mg cos थीटा जो है आपका इधर जा रहा है, सेंटर की तरफ जाता है हमेशा। हाँ तो वही है, mg cos थीटा इज इक्वल टू mc का स्क्वायर अपॉन r। और इसको जब सॉल्व किया a से लेके c तक के लिए हमने लगा दिया वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये हमें मिला। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ये देखो रेडियस का कंपोनेंट कैसे लेते हो। ये देखो ये आपका रेडियस है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये भी आपका रेडियस ही है। तो इस केस में आपका जो यहाँ का लेंथ जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वो होगा आपका r cos थीटा, और जो बचा हुआ भाग होगा उससे हम लोग लिखेंगे r माइनस r cos थीटा। क्योंकि ये वाला में से ये वाला घटा दो, टोटल लेंथ तो r था ना, तो r में से ये वाला लेंथ घटा दोगे तो हमें ये वाला लेंथ मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पेंडुलम बॉब। ठीक है, लेट्स बिगिन। u इज इक्वल टू चेंज इन, मतलब ठीक है, आपका जो दिया हुआ वेलोसिटी होगा वो अंडर रूट 2gl से कम हुआ, उस केस में क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला बात, ये कभी यहाँ तक तो कभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ ये चीज़ दिमाग में अभी बताता हूँ कि यहाँ पे रख लेना। यहाँ पे अगर देखो ये आपका u जो है 5gr देगा, तो आपका कंप्लीट रोटेशन होगा, कंप्लीट मतलब सर्कुलर मोशन करेगा। अगर यही आपका यहाँ पे 3gr दिया होगा, या फिर यहाँ पे केवल gr दिया हुआ, इस केस में आपका कंप्लीट रोटेशन और कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा पार्टिकल। तो वही होता है, आप लोग बस ये याद रख लो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो इस केस में आप आराम से देख लो कि पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से लगा दो और आंसर ले लो। चलो आगे, अगर 5gl से ज़्यादा दिया तो चमचमाता हुआ सर्कुलर मोशन करेगा भाई, चमचमाता हुआ। और यहाँ पे टेंशन जो होगा T2 की जगह पे आपका 0 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी आपका 0 नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ से आपका कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे आने के बाद लद से नीचे नहीं गिर जाता ये, लेकिन नहीं गिरा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपका 0 नहीं हुआ था। आपका भले ही आपका टेंशन 0 हो गया हो, लेकिन वेलोसिटी अगर 0 नहीं हुआ है तो ये वेलोसिटी के चलते ही अपना इधर आ जाता। अच्छा, अगर आपका टेंशन और -T1, ये सब तो अब ये सब डेप्थ में बात करूंगा तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। बात करते हैं, अगर 2gl और 5gl के बीच में हुआ तो कभी यहाँ पे आके रुक जाएगा, और यहाँ से आने के बाद ये वेलोसिटी जो है आपको एक प्रोजेक्टाइल की तरह सवाल हो जाएगा। देखो ये चीज़ है, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फायर किया, यहाँ पे जाके गिरेगा तो बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, ऐसा सवाल बन सकता है। और यहाँ पे देखो, rise above the horizontal somewhere tension strikes like the ये bob does projectile motion। और यहाँ से आपको थीटा निकालने के लिए बोलेगा कि बता दो कि ये वर्टिकल के साथ कितना थीटा दूर है, तो cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl। अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन जब यूज़ करते हैं तो हमें ये निकल के आता है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू ये चीज़ निकल के आता है। नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ लाइट रॉड पेंडुलम। अगर एक रॉड हुआ तो कंप्लीट रोटेशन कितने में करेगा, इसको वेलोसिटी कितना दूं कि आपका ये कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो वेलोसिटी जो होगा अंडर रूट 4gl से ज़्यादा दोगे या फिर 4gl भी दोगे तो एक चमचमाता होगा सर्कुलर मोशन करेगा। हाँ, 4u जो होगा आपका इतना देना होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा और इनर्शिया के चलते आपका ये कंप्लीट रोटेशन करेगा परपेंडिकुलर होने के चलते। बात करते हैं आगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनसाइड अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब अंदर कोई सर्कुलर ट्रैक है, उसके अंदर ही हमने इस पकड़ के ऐसे नचा रहे हो, तो उस केस में आपका अगर पेंडुलम के स्ट्रिंग जैसा ही केस करोगे, 5gr से कंप्लीट रोटेशन करेगा, इसके बीच में रहेगा तो बीच में कहीं यहाँ से जाके ऐसे गिर जाएगा। मतलब 2gr और 5gr के बीच में हुआ तो फिर से काइनेमेटिक्स वाला सवाल बन सकता है, यहाँ से आके फिर से ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर ज़्यादा निकालना है, अगर बीच का थीटा निकालने के लिए बोल दे तुम काइनेटिक वो क्या लगा दोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दोगे। चलो आगे,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनसाइड अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, बढ़िया बात है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इनसाइड पहले पढ़ा था ना, आउटसाइड है ये, मतलब बाहर हुआ, तो उस केस में क्या करोगे? बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ से आने के बाद तो इसका कांटेक्ट छूटना तय ही है। तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से लगा दो, और यहाँ से आपको ये वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। अगर बात करते हो ये वाला चीज़, तो लूज कांटेक्ट कब करेगा? जब नॉर्मल आपका जीरो होगा, और नॉर्मल जीरो हो गया तो आपका लूज कांटेक्ट लूज कर देगा ये अपना ब्लॉक। यहाँ से आने के बाद यहाँ से अपना कांटेक्ट लूज करके कहीं यहाँ पैसे चला जाएगा मुँह मारने। ठीक है, तो इस केस में आप कैसे निकालोगे? वही चीज़ है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, या फिर वर्क डन नेट। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार था। क्या होता क्या है कि आप ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से एक पार्टिकल गया, यहाँ से जैसे ही अपना कंटेक्ट लूज करना, तो ये दूसरे वाले ट्रैक पे जाके यहाँ से गोल 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 घूम रहा है। यहाँ से अपना कांटेक्ट इसने लूज किया, डायरेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ से ये अपना घूम 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 कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ देख लो। अब इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे देखोगे? टिल थीटा आपका जो है, हाँ ये तो बताना मैं भूल ही गया यार, ये तो बताना भूल ही गया। देखो, कांटेक्ट लूज कब करता है? कांटेक्ट लूज तब करता है कोई भी पार्टिकल जब उसका cos इनवर्स 2/3, याद कर लो, ये अभी याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में बाद में पछताओगे। जो कांटेक्ट लूज कब करता है, तो जो थीटा होता है वो होता है सर्कुलर ट्रैक पे आपका कांटेक्ट लूज कब करता है, तो जो थीटा होता है वो cos इनवर्स 2/3 होता है, cos इनवर्स 2/3 होता है। टिल थीटा आपका जो है cos इनवर्स 2/3 से ज़्यादा हुआ तो आपका जो ब्लॉक 1 है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर थीटा इससे कम है, इससे ज़्यादा है, तो इस केस में आपका जो ब्लॉक होगा वो नॉर्मल रेडियली इनवर्ड होगा। लास्ट, बैंक्ड एंड हॉरिजॉन्टल रॉड। सबसे पहले नो स्लीपिंग मतलब स्लीपिंग ना हो। इस केस में क्या होगा? तो इस केस के लिए मतलब अपना कार बढ़िया से चलते रहे, मतलब स्लीपिंग ना हो। तो इस केस में आपका जो होगा ये याद रख लो कि RG tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा ग्रेटर होना चाहिए। ये क्या होता है? वेलोसिटी मिनिमम। ये क्या होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम। और यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी क्या दूं कि आपका जो ये है वो स्लीपिंग ना करे तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकता है, और मिनिमम वेलोसिटी क्या दूं कि आपका स्लीपिंग ना करे तो ये हो सकता है। तो ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होगा? तो RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा हो जाएगा। चलो बात करते हैं अगर दूसरे वाले के केस में। इफ़ आपका वेलोसिटी जो होगा RG tan थीटा के बराबर हुआ, यानी कि फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, भूल जाओ फ्रिक्शन को, यानी कार कैन नो ऑन स्लिपरी रोड, नो वियर टियर ऑफ टायर, मतलब टायर का घिसना व्यसना बंद हो गया होगा। तीसरा बात करते हैं, इफ वेलोसिटी जो है आपका वो RG tan थीटा के बराबर हुआ, तो इस केस में आपका जो फोर्स, जो फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड द स्लोप। और वही से ही अगर वेलोसिटी जो होगा RG tan थीटा से ज़्यादा दे दिया, कम दिए हो, तुमने सही समझा, वेलोसिटी जो है RG tan थीटा से कम दिए हो, तो उस केस में जो होगा आपका जो फ्रिक्शन एक्ट, ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन जो होगा वो ऊपर एक्ट करेगा एज अ स्लोप। और लास्ट चौथा नंबर नोट पॉइंट क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, मौत का कुआं देखे हो, फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न क्या होगा? तो उस केस में आपका जो वेलोसिटी होता है वो होता है चेंज इन क्या कहते हैं यार, म्यू RG। यहाँ पे इतना चीज बात हो गया, म्यू के बारे में बता नहीं हुआ। म्यू जो होता है आपका वो ये डिनोट करता है कि कोई कितना कितना उसका क्या कहते हैं, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितना, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये चीज बोला था ना, फ्रिक्शन कांस्टेंट है ये म्यू जो होता है आपका फ्रिक्शन कांस्टेंट है। और इस केस में आपका अगर फॉर कार हॉरिजॉन्टली टर्न, अगर आपका हॉरिजॉन्टली टर्न कर रहा है कार, तो वेलोसिटी जो होगा वो अंडर रूट म्यू RG से ज़्यादा होना चाहिए, या उसके बराबर भी हुआ तो कोई बात नहीं। जैसे इसका बेसिक एग्जांपल हम लोग मौत के कुआं में देखते हैं। बेसिक एग्जांपल इसका मौत का कुआं होता है। जैसे आपने मौत का कुआं देखा होगा,
तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए ज़रूर मिलेगा कि कभी कभी कार देखो गोल 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 घूमते घूमते तुम्हारे पास आ जाता है और तुम लोग वैसे पकड़ के पैसा धराते हो ना। एक गाना भी निकला था हनुमान काइंड का, बिग स्टेपर अंडरग्राउंड रैपर। तो वही चीज़ है। तो लेट्स एंड ऑफ द सेशन। That's all wrap for day 2. We are covered the fundamental of work, power, energy and circular motion. But remember, watching a video is only 10% of the work. The remaining 90% of your patience and practice. In day 3, we will be diving into the center of mass and rotational motion, so make sure your basic from today are crystal clear. I am Chris, the unknown aspirant, and I will see you in the next one. Jai Hind.